इंडस मोटर कंपनी की आखिर फेयर वैल्यू क्या है? माजी में आने वाली मुश्किलात के बाद इंडस मोटर अब इस टाइम पर किस सिचुएशन पर खड़ी है? एंड ईवीज इस कंपनी की प्रोडक्ट्स और इस कंपनी की ग्रोथ पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं? और इस टाइम पर फॉर्च्यूनर की प्राइसेस काफी डिक्लाइन में आ गई। अब उसकी रीजन क्या है? एंड और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम गाइस, मैं चंद शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, ताकि आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स बिल्कुल फ्री इसी चैनल पर पब्लिक हो सके। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे, जिस तरह के ये एनालिसिस भी कमेंट बेस्ड है। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। साथ ही आप ये जो प्रॉफिट्स देख रहे हैं ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं, जिसमें आपको ये तमाम फैसिलिटीज एक ही ग्रुप में मिलती हैं। तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन करने के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड ये नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो कि बी वन बिलियनर टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो आप इन फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडस मोटर कंपनी 1989 में स्टैब्लिश हुई। उस टाइम पर यह कंपनी ज्वाइंट वेंचर थी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ऑफ जापान एंड हाउस ऑफ हबीब पाकिस्तान। तो इस कंपनी का मेजर ब्रांड ही उसके नाम पर, जो कि टोयोटा के नाम पर ही रखा गया। तो इसी टोयोटा ब्रांड के अंडर ही आपको सारी इनकी गाड़ियां मिलती हैं। तो अगर इनकी ओनरशिप की बात करें तो इनकी ओनरशिप में टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन का 25% कंट्रीब्यूशन है, टोयोटा सुशो का 12.5% और हाउस ऑफ हबीब का लगभग 35% हिस्सा है। यानी मेजरली इन तीनों ने मिलकर कंपनी को ओन किया हुआ है। इस कंपनी का मेन प्लांट कराची में 1993 मई में स्टेब्लिश हुआ था। तो इस प्लांट की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 66,000 यूनिट्स जो है डबल शिफ्ट बेसिस पर कैपेसिटी है इसकी प्रोड्यूस कर सकता है। और इस टाइम पर ये प्लांट अपनी सिंगल शिफ्ट पर ऑपरेट कर रहा है, जो कि 38,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर इन्होंने 45,000 यूनिट्स जो है ओवर टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने मैनेज किया और उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी रन कर रही है। तो इस टाइम पर कंपनी की ये सिचुएशन है कि ये डबल शिफ्ट पर भी वर्किंग करेंगे और अपनी जो मार्केट की डिमांड है उसको कम्प्लीटली फुलफिल करेंगे। ये इंडस मोटर कंपनी पाकिस्तान में टोयोटा और डेट्सू जो व्हीकल्स हैं उनको असेंबल और सेल करती है। ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। स्टार्ट में तो कंपनी टोटली इम्पोर्ट बेस्ड काम करती थी, लेकिन टाइम टू टाइम जिस तरह की इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई, इस कंपनी ने लोकल बेस्ड प्लांट अपना एस्टेब्लिश किया और अपनी टोटल जो असेंबलिंग है वो टोटल होती है पाकिस्तान में। बट अभी कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जो कि इम्पोर्ट होती हैं बाहर से, और इवन के कुछ पार्ट्स इम्पोर्ट होते हैं और यहाँ पर कम्प्लीटली असेंबल होती है। तो कंपनी अगर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें कंपनी की आती है कोरोला, यारिस, फॉर्च्यूनर, कोरोला क्रॉस। और सिर्फ यही नहीं, ये कंपनी हाईएस, लैंड क्रूजर जैसी कार्स भी मैन्युफैक्चर करती है। बट ये कम्प्लीटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती, इसके लिए कंपनी को इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। अब इंडस मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तेजी से मूव कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। ईवीज एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं और गवर्नमेंट भी ईवीज को प्रमोट कर रही है, तो इस सेक्टर की ग्रोथ करने का चांस काफी ज्यादा है। तो पाकिस्तान में ये कंपनी 1 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स को सेल कर चुकी है और इस कंपनी की प्रोडक्शन को देखें तो वो इंक्रीज हो रही है। नो डाउट के दरमियान में इन्हें डिप्स आए, लेकिन वो जस्ट इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से हुआ। अदरवाइज कंपनी को देखें तो कंपनी की ग्रोथ काफी कंटिन्यूसली अप ही जा रही है। कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स जो कि यारिस, कोला और कोला क्रॉस की कंबाइंड सेल्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 25,212 यूनिट्स रही, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कि टोटल सेल्स का अप्रोक्सीमेटली 75% बनता है। इंडस मोटर की मैन्युफैक्चरिंग में जो मेन कॉस्ट होती है वो इम्पोर्टेड पार्ट्स की होती है, बट कंपनी ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। अब कंपनी मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो खुद भी बनाती है और फ्यूचर में जो कंपनी अपनी इम्पोर्टेड बेस्ड जो पार्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो अगर हम इसकी टैक्स डिटेल की बात करें तो लोकली मैन्युफैक्चर और असेंबल व्हीकल्स में छोटी जो गाड़ियां हैं 850 सीसी की कैटेगरी से वो बिलोंग करती हैं, या उससे नीचे भी जो बिलोंग करती हैं, उनके पास जो सेल्स टैक्स रेट है वो 18% है। बट अगर किसी की प्राइस जो है 4 मिलियन से ज्यादा हो जाती है और अगर इवन के इनके जो सीसी है वो 1400 सीसी से अबव चला जाता है, तो इसकी कैपेसिटी जो कि टैक्स रेट के अकॉर्डिंग होगी वो 25% होगी।
और अगर इम्पोर्टेड वाली जो साइड देखें तो वो उसमें भी और ज़्यादा इज़ाफ़ा मज़ीद हो जाता है टैक्सेस पर। तो अगर मार्केट शेयर की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो वर्थ है वो 761 बिलियन प्लस है, और इसमें से जो टोयोटा की कंट्रीब्यूशन है वो 157 टू 159 बिलियन है, और इसमें कंटिन्यूसली हर साल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अगर इंडस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 21% बनता है, जो कि यही मार्केट शेयर 2024 में कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास था। तो इस टाइम पर कंपनी का जो मार्केट शेयर वो 21% के आसपास है। अगर हम इनके कंपटीटर्स को देखें तो सुजुकी का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 60% का है, और होंडा का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 16%। तो अब ये टोयोटा मोटर्स ने अपने 35 इयर्स कंप्लीट होने पर अपने जो फॉर्च्यूनर्स हैं उनकी प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया 2.5 मिलियन तक। तो ये सिर्फ 35 ईयर सेलिब्रेशन की वजह से नहीं है, बल्कि इनकी थोड़ी सी लो डिमांड होने की वजह से एंड इसको एक्सेसिबल बनाने की वजह से ये कदम उठाया गया। जैसा कि ये कंपनी ने फॉर्च्यूनर जी की जो प्राइस है वो 1.49 मिलियन से डिक्रीज करके 1.24 मिलियन, और फॉर्च्यूनर जो वी है उसकी प्राइस 1.75 मिलियन से डिक्रीज करके 1.49 मिलियन कर दी। तो चूंकि पाकिस्तानी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से टोयोटा मोटर्स को अपनी जो प्राइसेस है उसको थोड़ा डिक्रीज करना पड़ा, ताकि ये मार्केट में अपने आप को स्टेबल भी रख सके। तो टोयोटा मोटर की इस प्राइस डाउन के स्टेप को लेके इनकी जो डिमांड है वो काफी इंक्रीज हो भी सकती है, लेकिन नो डाउट के इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो डिक्रीज रहेंगे। तो ये प्राइस डिक्रीज की वजह से जो फॉर्च्यूनर है उसकी डिमांड एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स ये काफी ज्यादा इंक्रीज। तो अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इसमें सबसे पहले आप देखें टोटल नॉन करंट जो एसेट्स है कंपनी के, अगर 2019 में देखें तो ये 13.9 मिलियन थे, जो कि 2025 में कंपनी के इंक्रीज होकर 23.5 मिलियन तक आ गए। तो यहाँ पर कंपनी में थोड़ा इंक्रीज देखा गया, जो कि हर साल इंक्रीज आया, एंड ओवरऑल जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम टोटल करंट एसेट्स की बात करें, जो कि 50.8 मिलियन से इंक्रीज होकर 161.2 मिलियन तक आए, तो एज कम्पेयर टू नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर करंट एसेट्स जो हैं उनमें काफी इंक्रीज देखा गया। तो कंपनी के टोटल एसेट्स की डिटेल भी आपके सामने है। तो यहाँ पर जो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज कंपनी की, वो कंपनी की 0.55 मिलियन थी, जो कि 2019 में थी। तो वही 2019 से जो कंपनी की जो लाइबिलिटीज थी नॉन करंट लाइबिलिटीज वो डिक्रीज होकर 0.18 मिलियन तक आई, जो कि ये बहुत अच्छा स्टेप था कि कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज है। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की जो टोटल करंट लाइबिलिटीज को देख ले तो वो कंपनी की 24.1 मिलियन थी 2019 में, जो कि इंक्रीज होकर 107.6 मिलियन तक आई। जो कि अगर हम ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो इसमें जो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज है उसमें थोड़ा डिक्रीज देखा गया है। इसका मतलब है कि 2026 का जो साल होगा उसमें काफी ज्यादा जो टोटल करंट लायबिलिटीज हैं उसमें डिक्रीज देखा जाएगा। तो इसी को देखते हुए हम कंपनी के मजीद फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, जो कि कंपनी की जो नॉन करंट रेशियो है वो काफी बेहतर है, वो तो 130.24 के आसपास है। कंपनी का जो नॉन करंट रेशियो है वो 130 के लगभग है। इसका मतलब है कि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स उनकी करंट लायबिलिटी से काफी ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करती है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो कंपनी की 1.49 है। इसका मतलब है कि कंपनी के करंट एसेट्स उसके करंट लायबिलिटीज से 1.49 टाइम्स ज्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर करने की काफी कैपेसिटी मौजूद है, और यही करंट रेशियो फ्यूचर में आपको मजीद अच्छी देखने को भी मिलेगी। तो इस टाइम पर ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6 की पीई रेशियो पर ट्रेड करी है, जो कि अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास इनकी पी रेशियो बनती है सेक्टर वाइज। और कंपनी की जो पीबी रेशियो है वो 1.77 है। तो इंडस मोटर की पीई और पीबी रेशियो के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कमी देखी गई है, जो कि इसकी मेन रीजन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो अभी अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की 2019 में जो सेल्स थी वो थी 157.9 मिलियन, जो कि कंपनी की 2025 में सेल्स इंक्रीज होकर 215.13 मिलियन तक आ गई। तो कंपनी की सेल्स में थोड़ा इजाफा देखा गया इस साल भी। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की बाकी एक्सपेंसेस और टैक्सेस वगैरह को देखते हुए कंपनी के अगर हम ईपीएस पे आए तो 2019 में कंपनी की ईपीएस 174 थी, जो कि कंपनी की ईपीएस दरमियान में काफी इंक्रीज भी रही, और 2025 में कंपनी की जो ईपीएस है वो 292 के आसपास आई, जो कि ये ईपीएस कंपनी की पिछले हर साल में काफी ज्यादा है। और पिछले 6 सालों का डाटा देखे तो उसमें भी कंपनी ने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और अगर हम 2026 को देखें तो 2026 में कंपनी के जो एपीएस टिकल करा सकती है वो अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस ही आएगी। एंड अगर हम इसको देखते हुए कंपनी के अगर फेयर वैल्यू की बात करें तो इसकी फेयर वैल्यू नियर टू 1800 बनती है। तो इस टाइम पर ये कंपनी का जो स्टॉक है वो 2000 के आसपास है, जो कि माइनस ओवर बाय है। तो अब अगर हम कंपनी के सेल्स का आपस में कंपैरिजन ही देख लें तो आप देख सकते हैं 2024-25 का कंपैरिजन आपके सामने है। टोटल सेल्स जो कंपनी की थी 2024 में वो 21,000 यूनिट्स की थी, जो कि 2025 में इंक्रीज होकर 33,000 यूनिट्स तक आ गई। एंड सेम ऐसे ही जो सीकेडी कमर्शियल जो व्हीकल्स थी
उनकी सेल्स आपके सामने है, जो कि 2024 में 9000 प्लस थी, वही 2025 में 12000 प्लस तक आई। एंड इसी तरह सीके जो पैसेंजर कार्स है, उनकी व्हीकल्स की जो 2024 में कंपनी की 11000 सेल्स थी, जो कि 2025 में 21000 प्लस तक की इनकी सेल्स आ गई। इंडस मोटर ने 2023 और 2024 में कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस किए, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड पार्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को टेम्परेरी इफेक्ट किया। लेकिन अब कंपनी की सिचुएशन काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, हायर अर्निंग्स पर शेयर और बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट ने ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को स्टेबलाइज और एनहांस कर दिया, और इस टाइम पर कंपनी मार्केट में काफी स्टेबल है। दिसंबर 2023 से कंपनी ने कम्प्लीटली लोकली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बनाना स्टार्ट कर दी, लाइक टोयोटा कोरोला क्रॉस एचईवी, जो फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ एक अहम कदम है। इंडस मोटर की ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी है, क्योंकि कंपनी ने लोकलाइजेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट पर काफी फोकस किया है। साथ ही न्यू मॉडल्स लाइक हाइब्रिड व्हीकल्स और एक्सपोर्ट इनिशिएटिव से फ्यूचर में रेवेन्यू और मार्केट शेयर दोनों बढ़ सकते हैं। मतलब अगर मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल रही, तो इंडस मोटर आगे भी ग्रो करने की स्टेबिलिटी रखती है, और इस कंपनी में ये पोटेंशियल भी है। अगर हम माजी को देखें, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड पर इंडस मोटर कंपनी की फेयर वैल्यू तकरीबन 940 के करीब थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक कंपनी की मैसिव ग्रोथ दिखाई और इसकी वैल्यू बढ़कर 1600 के आसपास आ गई, और मजीद आगे इसकी फेयर वैल्यू में काफी ग्रोथ आई। लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से थोड़ी सी कंपनी को परेशानी भी आई, बट अब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफी स्टेबल हो चुकी है, जिसकी मेन रीजन इकोनॉमी की ग्रोथ, पॉलिसी स्टेबिलिटी और ऑटो सेक्टर की ग्रेजुअली रिकवरी है। और जिस तरह कि आपको ऑलरेडी हमने बताया कि अगले 12 मंथ्स की अगर एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू की बात करें, तो ये 2000 प्लस की इसकी फेयर वैल्यू बनती है, जो कि नियर टू 2300 तक भी जा सकती है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2026 जो है उसकी स्टेबल रिकवरी में और इम्प्रूविंग डिमांड अगर होती रही, तो ये इनकी जो फेयर वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2300 के आसपास रहेगी। और कंपनी का जो स्टॉक है वो थोड़ा बहुत ओवर बाय रहता ही है, जो कि ऑटो सेक्टर में ये है। एंड सेम ऐसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें, तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2300 से बढ़कर 26 टू 2700 तक आ सकती है, जस्ट ड्यू टू हायर लोकलाइजेशन ऑफ ईवी एंड एचईवी ग्रोथ, जो कि इनकी ग्रोथ इंक्लूड करके है। अगर इनकी ग्रोथ में कोई मसला आता है या इनकी ग्रोथ थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है, देन इसमें हमें थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल सकता है। एंड सेम ऐसे ही कंडीशन अगर बेहतर रहती है, तो फाइनेंशियल ईयर 2028 में इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो नियर टू 28 टू 2900 तक आ सकती है, जो कि ये क्लेम करते हैं कि इनकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, तो इनकी जो सेल्स है वो बढ़ती रहेंगी। तो स्ट्रॉन्ग जो सेल साइकिल है, इसकी वजह से इनकी जो फेयर वैल्यू है कंपनी की, वो यहाँ तक आ सकती है। गवर्नमेंट ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स और ड्यूटी कंसेशन इंट्रोड्यूस किए हैं, जो इंडस मोटर्स की ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। तो जिस तरह के इनको फ्यूचर प्लान को देखते हुए इन्होंने अपनी ईवीज को भी लॉन्च करना है, तो देखते हैं कि ईवीज का इस कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो मार्केट का कितना शेयर कैप्चर कर सकती हैं। देन हम एग्जैक्टली कर सकते हैं कि ये कंपनी के फेयर वैल्यू, इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ किस किस्म की हो सकती है और फ्यूचर में कितनी ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। आपने अपने तौर पे भी एनालिसिस करनी है, ताकि आपको इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और इस कंपनी के बारे में आप टोटली जान सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप मजीद फ्यूचर के कंप्लीट एनालिसिस एंड अदर वीडियोस को कभी भी मिस ना कर पाए।